दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे डेवलप होता है और इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं दवा के द्वारा, और उसके अलावा हम कैसे अपने खान पान को व्यवस्थित करके कैसे इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कोई अगर नाली है और नाली में या कोई पाइप होती है, आपने देखा होगा, तो पाइप में क्या होता है कि पानी जा रहा होता है, पानी का एक प्रेशर होता है, उसकी वजह से पानी आगे बढ़ता चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम पानी पाइप के आगे की तरफ अगर थोड़ा सा दबा दें तो आप देखेंगे कि वहाँ से जो पानी निकलता है वो प्रेशर से निकलता है। मतलब उसका जो अगर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो काफ़ी दूर तक चला जाता है, जबकि जनरली अगर वैसे पानी जाए तो कुछ दूर तक ही जाता है, गिर जाता है पानी। तो हमने उसकी जो जगह कर दी क्या, थोड़ी सी कम, तो उसका प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, और वो काफ़ी दूर तक जाना शुरू हो गया। तो यही होता है दोस्तों ब्लड का प्रेशर। ये तो पानी का प्रेशर हुआ। ऐसे ही जब ब्लड में जो ब्लड की आर्टरीज़ है या वेन्स है, उनके अंदर में कभी कभी जब कचरा जमा हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ जमा हो जाती है जो कि ब्लड को प्रॉपर मात्रा में जाने नहीं देती आगे, तो ब्लड के अंदर में एक प्रेशर हो जाता है जो कि उसकी दीवारों पे लगता है और आगे जो फोर्स के साथ ब्लड जाता है आगे, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर कोई अपने आप में वैसी बीमारी नहीं है, लेकिन एक तरह की ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें प्रेशर बढ़ जाता है आर्टरीज़ में या वेंस में ब्लड का। अब प्रेशर बढ़ने से क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, आप खुद सोचिए। प्रेशर बढ़ने की वजह से एक बड़ी चीज़ हो सकती है कि अगर जहाँ कहीं पे भी अगर आर्टरी या वेंस पतली होगी, या अगर पाइप अगर पतली कहीं पे होगी और प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होता है, वहाँ पे फट जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन कभी डेवलप होती है कि अगर जहाँ पे आर्टरीज़ या वेंस कहीं पे अगर पतली है, स्पेशली ये उस कंडीशन में ज़्यादा होता है जबकि एजेड पर्सन होते हैं, जिनकी अवस्था ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आर्टरीज या वेंस होती हैं वो या तो ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं या फिर सॉफ्ट हो जाती हैं। हार्ड होती है तो भी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है तो भी दिक्कत होती है कि वहाँ के उनके फटने की संभावना ज़्यादा होती है, ब्लड वहाँ से ऊज करने लग जाता है। तो ये कंडीशन डेवलप होती है जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब दोस्तों हम बात करें कि ब्लड का प्रेशर बढ़ने में एक बड़ा कारण होता है कोलेस्ट्रॉल का। आपने देखा होगा कि कोलेस्ट्रॉल, अगर आप किसी बीपी की जिनकी शिकायत है, अगर आप उनको चेक कराएंगे तो आप देखेंगे कि उनके अंदर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है। उसका कारण क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद में वो जा करके चिपक जाता है आर्टरीज या वेन्स की दीवारों से और ब्लड को पूरी मात्रा में जाने नहीं देता है। जब पूरी मात्रा में ब्लड नहीं जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जो हार्ट होता है उसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है, उसको और ज़्यादा प्रेशर, चूँकि बॉडी की जो अलग अलग रिक्वायरमेंट है जगह जगह अलग अलग जगह पे ब्लड की, ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन तो चाहिए, ऑक्सीजन मिलेगा ब्लड के माध्यम से, तो ब्लड तो चाहिए वहाँ पे, लेकिन चूँकि बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जिसकी वजह से प्रॉपर मात्रा में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, या जाता है तो प्रेशर के साथ में जाता है। तो ये दोस्तों कारण होता है जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ब्लड का प्रेशर और कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से बढ़ता है। एक कारण तो मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना। कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के साथ साथ में ऐसे लोग जो कि नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनके अंदर में आप देखेंगे कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ मिलता है, चूँकि सोडियम क्लोराइड शरीर के अंदर में जाता है तो ये प्रेशर को बढ़ा देता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे लोग जो कि अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, बीपी उनकी बढ़ी हुई मिलती है। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, मानसिक दबाव जिनके अंदर में ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, उनके अंदर बीपी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आप ऐसी कंडीशन देखेंगे कि जो लोग भी रात में ज़्यादा जाग के काम करते हैं, जो सेडेंटरी वर्क करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, शरीर वजनी हो जाता है, तो उनके अंदर भी आपको बीपी की शिकायत मिलती है, बीपी उनका बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो लोग फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, उनके अंदर में ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बीपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है। बीपी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 120/80 ±10, यानी कि
120 सिस्टोलिक होती है, अगर वो 10 या तो ज़्यादा हो या 10 कम हो तो भी नॉर्मल मानी जाती है। वैसे डायस्टोलिक होती है, वो भी अगर 80 से 90 हो या नीचे 70 हो तो भी नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन अगर वही 140/90 या उसके ऊपर अगर जाती है तो फिर आप उसको हाई बीपी की कंडीशन में लेकर के आ सकते हैं, उसको आप एजिटेट कंसीडर कर सकते हैं कि बीपी बढ़ी हुई है। तो दोस्तों ये हो गया इसका नॉर्मल रेंज। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन में हम क्या ध्यान दे सकते हैं, क्या हमको करना चाहिए। हम होम्योपैथिक दवाओं पे जाएं उसके पहले दोस्तों हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप जो इसके मेन कारण है, जैसे अल्कोहल की वजह से बीपी बढ़ जाती है, तो आप अल्कोहल की मात्रा को थोड़ा सीमित करें। नमक खाना, नमक जो समुद्री नमक होता है वो बीपी को बढ़ाता है, तो आप वहाँ पे सेंधा नमक या काला नमक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, वो फ़ायदेमंद हो सकता है। तो नमक का सेवन कम करें। इसके अलावा वॉकिंग करें दोस्तों, क्योंकि जब भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो आप देखेंगे कि हेल्दी बॉडी ज़्यादातर हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में अगर आप वॉक करते हैं तो जो एक्सेस फैट जो बॉडी में इकट्ठा हो गया है वो बर्न होना शुरू हो जाता है। जब वो बर्न होता है तो उससे फ़र्क पड़ जाता है हमारी बॉडी पे। तो उसको बर्न करने के लिए आप फिजिकल वर्क करना शुरू कर दिए, वॉकिंग पे ज़्यादा फोकस करिए दोस्तों। तो अपने खाने पीने का हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। खाने पीने में हमेशा फैटी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें, और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स का इस्तेमाल करें, प्रोटीन या विटामिन्स, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि बॉडी में पाचन अच्छे से हो। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर खाना पचता नहीं, बड़ी बार क्या होता है, कंडीशन होती है, अक्सर पेशेंट मेरे पास में आते हैं, मैंने देखा हुआ कि बीपी की शिकायत नहीं होती लेकिन सिम्टम्स वैसे ही आते हैं। ठीक है, जैसे दिल में धड़कन ज़्यादा होना, उलझन, बेचैनी, घबराहट होना, सिर में भारीपन होना, सिर में दर्द होना। ठीक है, अगर जिसको बीपी की शिकायत होती है उसको आप देखेंगे कि बाएं हाथ में थोड़ी तकलीफ़ होती है, झंझनाहट होती है, दर्द हो सकता है। कभी कभी गैस की वजह से बीपी बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट को अगर आप देखेंगे तो पेशेंट की जो बीपी होती है वो बढ़ी हुई मिलती है। कारण क्या होता है कि गैस के कारण, गैस जब बनती है तो वो ऊपर को प्रेस करती है, जिसकी वजह से उलझन, बेचैनी, घबराहट, सीने में दर्द, सीने में धड़कन, ये सारी कंडीशंस, सिर में दर्द, ये होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये बड़ा कारण बन जाता है बीपी के लिए। ऐसी कंडीशन में अगर आप नॉर्मली चेक करेंगे तो बीपी आपको बड़ी मिलेगी, जबकि कारण बीपी का वो नहीं है, कारण यहाँ पे है गैस की वजह से। तो इसका भी ध्यान देना है कि गैस की वजह से हो रहा है या जेन्युइन कोई दूसरा कारण है, अंदरूनी कोई कारण है। दोस्तों ये सारे कारण हो गए, सिम्टम्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाएं, इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर सिर में दर्द हो, बीपी बढ़ जाने के कारण में टपकन जैसा दर्द हो, थ्रोबिंग पेन हो, और साथ में जो कैरोटिड आर्टरी होती है दोनों तरफ में, उसके अंदर आपको पल्सेशन मिले, आपको मतलब पल्सेशन मिले, उसके अंदर में टपकन जैसा महसूस हो, तो वहाँ पे चेहरे में लालिमा आए, तो वहाँ पे बेलाडोना 30 या 200 पोटेंसी दिन में 2 बार या 3 बार आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। सडन ऑनसेट होता है इसका, मतलब अचानक बीपी का बढ़ जाना। दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों जबकि सेडेंट्री लाइफ को इंसान जीता है। सेडेंट्री लाइफ का मतलब ये होता है कि जब आराम तलब वाला ज़्यादा काम करता है, फैटी हो जाता है, उसको पेट की शिकायत भी रहती है, तो वैसी कंडीशन में नक्स वोमिका 30 या 200 पोटेंसी में रात में सोते वक्त में या सुबह शाम ले सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा काम करती है। दोस्तों एक दवा है ग्लोनोइन। ग्लोनोइन का जो पेशेंट होता है उसको आप देखेंगे फ्लशिंग ऑफ फेस, चेहरे पे तेज जैसा मतलब गर्म सा फेस महसूस करता है पेशेंट, सिर में दर्द होता है, बेचैनी सी होती है, तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल दवा है। इसके अलावा दोस्तों एक दवा है नेट्रम्यूर। जब कोई पेशेंट कभी भी स्ट्रेस लेने के कारण, बहुत ज़्यादा तनाव लेने के कारण अगर उसका बीपी बढ़ा हुआ है या नमक ज़्यादा मात्रा में खाने की वजह से अगर बीपी बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे अगर आप नेट्रम्यूर 200 पावर की दिन में सुबह शाम आप 10-15 दिन यूज़ करेंगे तो ये एक तो जो नमक की वजह से जो कंडीशंस डेवलप हुई है उसको, और अगर स्ट्रेस लेने के कारण कोई तनाव दिमाग में है, कोई तकलीफ़ ऐसी है जिसकी वजह से पेशेंट परेशान है, तो उसको सही करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है दोस्तों। एक और मेडिसिन है दोस्तों जो है डिजिटैलिस भी बहुत अच्छी दवा है। उस कंडीशन में जबकि अंदर में आर्टरीज या वेंस में ब्लड का फ्लो पूरी तरह से नहीं हो पाता है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के कारण हो या किसी और कारण हो, बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ पे इसकी 30 पोटेंसी को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अब हम कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बातचीत करते हैं। जब कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको तुरंत आराम होना चाहिए, कुछ ऐसी दवा दीजिए कि तुरंत हमको आराम मिल जाए। तो मैं कुछ दवाओं का एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जिसको अगर आप यूज़ कर सकते हैं
तो आप देखेंगे कि जल्दी से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का भी सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में दवाओं को नहीं लेना पड़ेगा। धीरे धीरे करके दवाएं सारी आपकी बंद होती चली जाएंगी और आप बिल्कुल स्वस्थ होते चले जाएंगे। उन दवाओं में दोस्तों पहली दवा है रॉल्फिया। रॉल्फिया मदर टिंचर फॉर्म में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी दवा है क्रेटिएगस, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में। और तीसरी दवा है पैसिफ्लोरा, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में। दोस्तों ये तीनों दवाएं मदर टिंचर फॉर्म में आप इसकी बराबर मात्रा को एक साथ मिला भी सकते हैं या फिर अलग अलग शीशी में है। अगर हमारी ये 30 ml का आपके पास में है तो आपने सब में से 10-10 बूंद आधा कप पानी में लेकर के दिन में 3 बार, जैसी कंडीशन हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में हमेशा बीपी को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीपी का फ्लक्चुएशन भी ध्यान देते रहना है कि दवा आप ले रहे हैं तो बीपी का फ्लक्चुएशन क्या है, बीपी बढ़ रही है, घट रही है, किस लेवल तक घट रही है, किस दवा को उसकी मात्रा कितनी डोज रखनी है, इसका भी ध्यान देते रहना है अपने। तो ये अच्छी दवाएं हैं तीनों, और इनको यूज़ करने के बाद में ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे 90-95% केसेस में क्या होता है कि बीपी जनरली नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो दोस्तों मैं प्रेफर करता हूँ ऐसी दवाएं आप बेशक लीजिए, इसका आप इस्तेमाल करिए, फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स को ज़रूर यूज़ कीजिए। मैंने कई सारे पेशेंट को देखा हुआ है, मेरे पास पेशेंट आते हैं बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमने कोई भी दवा जैसे रॉल्फिया ले रहे हैं, तो रॉल्फिया ले रहे हैं तो जब तक ले रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन रॉल्फिया को बंद कर दिया तो वापस क्या होगी कंडीशन, फिर से वापस बीपी को बढ़ना शुरू हो जाता है या कुछ जो बेचैनी से महसूस होनी शुरू हो जाती है, लगता है कि बीपी बढ़ी हुई है। तो ऐसी कंडीशन ना हो, इसके लिए ज़रूरी होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को लेना। और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ज़रूर लीजिए, भले ही आप इन दवाओं को लीजिए। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म में, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं कि पता चला कि अगर बीपी की शिकायत हो गई तो ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ती है, तो वो कंडीशन नहीं होगी। यहाँ पे आपने बीपी आपकी मैनेज भी रहेगी और आपकी सही भी होती रहेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या करती है कि आपकी उन ग्लैंड्स पे काम करती है जहाँ से इसका सेक्रेशन होता है, और वो धीरे धीरे करके आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देती है। आपका जो अंदर से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, जैसे एक इंसान है जिसको बिल्कुल पहले गर्मी लगती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब कंडीशन उसकी ऐसी हो गई कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, अब उसको ठंडी लगने लगती है। तो क्या हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। तो जब आप वापस कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन लेना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वापस जैसे आप पहले थे नॉर्मल कंडीशन में वैसा होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, और फिर आपकी सारी बीमारी धीरे धीरे जड़ से समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है होम्योपैथिक दवाएं जो काम करती हैं वो जड़ से सही करती हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी जड़ पे काम करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से दवा यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारी आपकी जो बीमारियां हैं वो सही होनी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों मैं हमेशा अपने जो वीडियोज़ में बात करता हूँ तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ, और ये ज़रूरी भी है। आप कोई भी बीमारी अगर आप दूर करना चाहते हैं तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सही करिए, बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। और दोस्तों मैं इस चीज़ को सिखा रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मेरा क्लास चल रहा है इसमें, जिसमें मैं लोगों को इसी टॉपिक को समझाता हूँ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में विशेष बात करता हूँ। मैं अपने वीडियोज़ में जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे सही करना है। जो मैं टीचिंग देता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ अपने सेशंस में, अपने कोर्स में, तो उसमें मैं ये चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि आपको किसी मेडिसिन को कैसे पहचानना है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन किसी पर्टिकुलर बंदे का कौन सा है। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन किस बंदे को कौन सी देनी है, और साथ में आप जो दवाएं दे रहे हैं उसको आप देते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जल्दी से आराम भी होगा और पेशेंट हमेशा के लिए सही भी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए दोस्तों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं उन सब की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा ले सकें। फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।